नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखिए यहाँ पर जो पहला पाठ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को परीक्षा की पैटर्न की जानकारी आपको ज़रूर हो, ताकि आप अपने अध्ययन के क्रम में यह साफ रहें कि हमको जाना किधर है और कैसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाठ शुरू करने से पहले जो है आज परीक्षा के जो तैयारी कैसे करनी है और किन किन बातों को ध्यान में रख करके करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उन सारी चीज़ों को मैं आपसे पहले चर्चा कर लूँगा। देखिए यहाँ पर विषय आपका दिया हुआ है, इस विषय की आप परीक्षा देंगे। यह 2 खंडों में बटा हुआ प्रश्न जो है आपको मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो आपके OMR शीट पे आपको देने होंगे। ठीक है, ये सारे, और इसकी संख्या जो होगी वह कुल जो है 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस ही जो है आपको करने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप हम लोग के साथ एग्जामिनेशन तक अगर आप अनिवार्य रूप से जुड़े रहते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये सारे 50 के 50 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वह दूसरा खंड जो होगा वह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होगा। ठीक है, इसमें जो है 50 नंबर का कैसे डिवीजन किया हुआ है, आपका 2-2 नंबर का 15 प्रश्न आपको लिखने होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 30 होगी। यहाँ पर भी जितने प्रश्न आपको लिखने हैं उससे जस्ट डबल जो है वह आपको ऑप्शंस में अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है वह कुल जो है 10 रहेगा और उसमें से मात्र 5 ही आपको लिखने हैं, वह 4-4 अंकों का होगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ पर 5 जो है वह 4 मार्क्स का होगा, 5 चौको 20 यहाँ हो गया और 15 दूना 30 जो है यहाँ हो गया, तो 30 और 20 50 यहाँ और 50 यहाँ, कुल जो है वह 100 नंबर का हो गई आपकी परीक्षा। और यह सारे जो कार्य हैं वह कितने देर में आपको करने हैं, वह 3 घंटे 15 मिनट में। पहले यह 3 घंटे ही हुआ करता था, लेकिन जो है विद्यार्थियों को OMR और परीक्षा में जो है क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए जो है 15 मिनट का समय बोर्ड की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और यह जो पॉइंट है आपका, यह अगर आप इस पर कमांड कर लें तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मार्क्स आपको अच्छे आने की संभावना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके चूंकि 100% आपको जो है जितना बनाना है उतना ही आपको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर आपको जो है यह सारे के सारे प्रश्न आपको सही करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और इस क्रैश कोर्स के शुरू करने से पहले मैं कुछ नई जो चीज़ें यहाँ पर शुरू की गई है वह आपको जो लास्ट में है हम लोग जो देते हैं आपको होमवर्क, तो वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही जो है आप गया गाइडेंस प्रोग्राम के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाएंगे। आने वाले समय में बहुत जल्द जो है इसमें शुरू होने जा रहा है क्यूज सेक्शन, आपको एक मिलेगा जिसमें प्रतिदिन जो है इस तरह की बातें चल रही है और बहुत जल्द जो है इस पर आपको क्यूज जो है डेली आपको मिलेगा। डेली 10 क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको, वह बनाते रहिए, या 20 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। वह डिपेंड करता है कि किस तरह की व्यवस्था हो पाती है, लेकिन आपको बराबर जो है इस चैनल्स को जो है देखते रहना है। क्यूज सेक्शन में जाकर के देखते रहता है कि कौन से सब्जेक्ट का क्यूज आया, जो आपका रहेगा उससे आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है चलेगी। अभी आइए हम लोग चलते हैं आज जो है पढ़ने के लिए क्या क्या है इसके अंतर्गत। एक चीज और मैं इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह क्रैश कोर्स जो है, आप जैसा कि नाम से जानते हैं कि सारी चीज़ों का इसमें व्याख्या नहीं की जाएगी, वही चीज़ों का मैं यहाँ पे व्याख्या करूँगा। हालांकि मैं स्टडी मटेरियल के रूप में इसमें डाला जरूर हूँ, लेकिन उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊँगा जो परीक्षा पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना उसकी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातों का हम लोग जिक्र
करेंगे। पहले तो हम लोग यह जान लें कि एक दल के प्रभुत्व की जो बात है, चैप्टर का जो नाम है वह हमारे दूसरे चैप्टर है। और इसके अंतर्गत जब हमारी आज़ादी मिली उसके बाद किन किन तरह की समस्याओं से कैसे चुनाव हुए और किन किन प्रकार की जो है सरकारें आई और वह कैसे कैसे कार्य करी है, इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोकतंत्र से तो अवगत होंगे क्योंकि 9th और 10th में ही ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ठीक है, 11th भी आप कर लिए हैं, अब 12th में आ गए हैं, तो लोकतंत्र को समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है कई तरह की समस्याओं का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ा। ठीक है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा भाषी के लोग यहाँ पर थे और उसके चलते जो है सबको एक माला में पिरो करके एक जो है प्लेटफॉर्म पर ला करके कार्य करने की आवश्यकता थी और एक ऐसे सरकार, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत थी जो सब लोग माने। और यह काम जो है यह बहुत आसान नहीं था। आप 11th का अगर क्लास देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया हूं कि 6 प्रकार के जो 6 प्रकार की जो है वह सरकार शासन व्यवस्था की मैं बात किया था, जिसमें आपका एक लोकतंत्र भी था। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाकर के आप जरूर देख लें। और मैं तो यह कहूँगा कि आप 11th जब देख करके आएंगे ना 12th का क्रैश कोर्स करने के लिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो वहाँ पे एक शासन व्यवस्था जो है वह लोकतंत्र की बात किया हूँ और वह लोकतंत्र यहाँ पर भारत में स्थापित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे भारत की आज़ादी मिली उसके साथ ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है किस प्रकार जो है वह हनन होता है, वह हम लोग आए दिन समाचार चैनलों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से देखने को सुनने को मिलता है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी जो है हमारे देश के सामने समस्या थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित किया जाए और इसके लिए जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी वह बराबर कार्य करते रही है। और उसके पीछे जो है हम लोग जानते हैं, देखिए आगे यह यहाँ स्लाइड में से जो संविधान निर्माण की बातें जो हम लोग 11th में इसका भी किए हैं, वह ये सारी जो है पॉइंट हाईलाइट जो किया हुआ है उस फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे। जैसे यह प्रश्न आ सकता है कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, या 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को क्या आया। यह 1 नंबर के प्रश्न में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको शामिल किया जा सकता है। और आज जो वह क्यूज जो आपको मिलेगा, कुछ प्रश्न इसके लास्ट में मैं दिया हूँ होमवर्क के रूप में, और एक क्यूज जो है वह आपको क्यूज सेक्शन से तैयार किया जाएगा। उस क्यूज में सेक्शन में भी जाकर के आप अपना असेसमेंट गूगल फॉर्म्स के जरिए आप खुद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें इलेक्शंस कराने की, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बात आई कि जो है हम लोग जानते हैं कि अंतरिम गवर्नमेंट जो है वह संविधान सभा वह कार्य कर रही थी, लेकिन वह इलेक्टेड नहीं थी, तो इलेक्शंस कराने की जो है जिम्मेवारी हुई। और इसके लिए जो है हमारा संविधान जब एक इलेक्शंस कमीशन की व्यवस्था करता है, पहले चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन जब कार्यभार संभालते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही विकट समस्या होती है कि किस प्रकार जो है व्यवस्था की जाए। इतने बड़े देश में, इतने विविधता भरे देश में जो है कैसे इस कार्य को कराया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इलेक्शंस कराना आपको भले लगता होगा कि चलो ठीक है, इलेक्शंस का डेट रखा गया, लोग खड़े हो गए, उम्मीदवार हो गए, लोग वोट करने के लिए चले गए, हो गया वोट, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, इसके पूर्व की तैयारी जो होती है वह काफ़ी जो है कठिन होती है। और आज की परिस्थिति से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको हो सकता है लगे कि बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करिए पहले इलेक्शंस की, जब 51-52 में जब यह इलेक्शंस हुए थे तब की कल्पना करिए कि कैसे लोग कार्य किए होंगे। और एक खासियत मैं अपने देश की मैं इस संबंध में आपको बताऊंगा कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ
तो सार्वभौम मताधिकार की जो है संकल्पना की गई थी और उसको साकार करने के लिए सारी व्यवस्था की गई। और इस संबंध में कई लोगों ने, कई विद्वानों ने जो है कटाक्ष भी किया, प्रधानमंत्री के निर्णय पर भी जो है कटाक्ष किया कि इस तरह की चीज़ें जो है यह भारत में संभव नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से नेहरू जी जो है पछतावा करेंगे, सभी को वोट डालने का अधिकार जो है यह गलत डिसीजन है। लेकिन खैर जो डिसीजन लिया गया वह लिया गया, उसका अनुपालन भी कराया गया और बहुत अच्छे ढंग से जो है वह संचालित भी हुआ। लेकिन समस्याएं बहुत आई और समस्याओं का जो है निदान भी जो है गंभीरता पूर्वक जो है सारी चीजों का किया गया। क्या किया गया? देखिए, सार्वभौम मताधिकार कहने का क्या मतलब है? आप अगर बात करेंगे मत देने के अधिकार की, तो यह सभी, अगर विश्व के विभिन्न देशों को आप देखेंगे तो सभी जगह एक साथ जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं इस मामले में कि सारे लोगों को, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म विशेष वर्ग का हो, सबको एक साथ स्वतंत्र होने के साथ ही जो है वह मत देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को आप देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं रही है। कई आप जो विकसित देश हैं, यूएसए, वहाँ की भी अगर बात करें तो वहाँ की महिलाओं को भी काफ़ी संघर्ष करने के बाद जो है मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि सार्वभौम मताधिकार जो यहाँ पर दिया गया उसको लेकर करके बहुत सी जो है आलोचनाएं हुई। लेकिन खैर आलोचनाओं से कोई डरना नहीं चाहिए, उन आलोचनाओं पर जो है गंभीरतापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर देखिए इलेक्शंस कमीशन से की जो है बात दिखाई गई है और उन इलेक्शंस कमीशन की जो है अनुशंसा पर भी सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो सारी व्यवस्था की गई। हुआ क्या कि अब आज तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शंस कराने के लिए जाते हैं तो वोटर कार्ड लेकर के जाते हैं, लेकिन पहला बार जब इलेक्शन हुआ था तो आप यह जान लीजिए कि उस समय इलेक्शंस कार्ड नहीं हुआ करता था। सिर्फ जो है आपका सुकुमार सेन के निर्देश पर, उनके गाइडलाइंस में जो है सिर्फ मतदाता सूची ही बन पाई थी और काफ़ी समय से उस पर काम चल रहा था। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थी। गलतियाँ तो आज भी इलेक्शन से वोटर लिस्ट में हम लोग पाते हैं, बहुत पाते हैं। लेकिन उस समय जो गलती थी वह बहुत ज़्यादा गलती थी और उसमें महिलाओं के साथ जो है खासकर जो ना उनके नामों के में बहुत अशुद्धियाँ थी, बल्कि उनका हस्बैंड का नाम तक भी नहीं लिखा, हस्बैंड का, उनका खुद का नाम नहीं लिखा जाता था, उनके हस्बैंड के नाम से जो है वह जाने जाते थे। इस तरह के चीज़ें जो है वहाँ पर होती रहती थी। देखिए आज जो है हम लोग इलेक्शंस कराते हैं, वह देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है ईवीएम मशीन्स के जरिए होता है। लेकिन पहले जो इलेक्शंस हुआ करता था, पहले इलेक्शन की जब हम बात करें तो उस इलेक्शन में आप मतपत्र के जरिए एक वोटिंग बॉक्स के जरिए जो है वह सारा मतदान होता था। और कहा जाता है कि उस समय प्रत्येक उम्मीदवार के नाम से एक अलग अलग बॉक्स बना करता था और वह बॉक्स के अंतर्गत ही जो है उनके वोट दिए जाते थे। उसके बाद उसके जो है काउंटिंग होती थी। ऐसा नहीं था कि एक बॉक्स में सारे उम्मीदवार के जो है डला जाते हैं। जैसे आज अभी पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, उसमें क्या होता है कि जो है आपका पंच और सरपंच का जो है सारा एक में डल रहा है, उसके बाद जो है उसका अलग अलग कर करके काउंटिंग हो जाता है। लेकिन नहीं, उस समय जो था जितने उम्मीदवार खड़े हैं उतने बॉक्स बने थे, उतने जो है उसके नेम प्लेट, वो सारी चीजें व्यवस्था की गई थे। उसमें जो डालने वाले मतदाता होते थे उस बॉक्स में जाकर के डालते थे। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर पीला कलर करके से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि उस समय 20 लाख बॉक्स जो है तैयार किया गया था स्टील का, सिर्फ इलेक्शंस कराने के लिए। अब सोचिए कि इस सारी जो व्यवस्था करना कितना टिपिकल रहा होगा। और लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं कि वह ईवीएम मशीन के जरिए जो है वह व्यवस्था होती है, बहुत ही आसानी से उसकी काउंटिंग कर पाना संभव होता है और उसको कैरी कर पाना संभव होता है ना। देखिए पहले यह एक मतदाता जो बैलेट का नमूना है वह यहाँ पर कर करके आपको दिखाया गया है कि एक तरफ जो है पहले नाम लिखा हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसका चुनाव चिन्ह जो है अंकित किया गया है। और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय की जो साक्षरता दर था वह बहुत कम था हमारे के यहाँ। मैक्सिमम लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, वह अच्छा ज्ञान तक उनको नहीं था। तो वह चित्र के देख कर करके ही, चुनाव चिन्ह को देख करके ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने में सक्षम हो
पा रहे थे, इस चलते जो है यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको फैक्चुअल चीज़ें बताई गई है कि कब से जो है ईवीएम की शुरुआत हुई। तो 1990 के दशक से यह सारी चीज़ें आई है। यह परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है कि ईवीएम जो है पूरे देश में कब लागू हुआ और इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई। तो यह दोनों चीज़ जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 1990 के दशक से पहली बार और 2004 से जो है यह जो है पूरे देश में लागू हो गया है। और अगर 11th का क्लास आप देखे होंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो आपको यह पता होगा कि यह किसकी अनुशंसा के आधार पर ईवीएम मशीन को जो है पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं, तो और डिटेल्स में आपको जानना है तो आप 11th का क्लास जब जाके तीसरा चैप्टर जो है वह जरूर देखेंगे। यह अनुशंसा दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता दिया था कि जो सार्वभौम मताधिकार की बात की गई उसकी आलोचना करते हैं, वह सारी चीज़ें यहाँ पर मैं जो हाईलाइट करके आपको दिखाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात आती है, पहले जो शिक्षा मंत्री रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में बताया गया है। और 1952 फरवरी तक जो चुनाव होते हैं 51-52 कहा जाता है। कभी कभी आपको 51 भी कहीं दिखा हुआ मिलेगा, कहीं 52 भी आपको मिलेगा कि पहला इलेक्शन कब हुआ, तो कहीं 51 मिल जाएगा, कहीं 52 मिल जाएगा, इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या था, अक्टूबर 51 से जो है यह शुरू होता है और फरवरी 52 तक यह चीज़ें चलती है। ठीक है ना, इस चलते इसको 51-52 दोनों अगर एक जगह आ जाए तो वही करेंगे, और एक डेट आया तो 51 और 52 दोनों आपको जरूर आपको आंसर रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की चीजें आए तो ध्यान रखेंगे कि एक साथ आए तो 51-52, और अगर 51 रहे तो 51 भी होगा, 52 रहे तो 52 भी होगा। लेकिन हाँ, दोनों एक साथ जो है ऑप्शन में नहीं रहेगा कि 51 भी रहेगा, 52 भी रहेगा, 53-54 ऐसे भी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब जो है 3 चुनावों का प्रभुत्व जो है यहाँ पर देखिए, मैं हम लोग का चैप्टर ही जो है वह है एक दल का प्रभुत्व। एक दल का प्रभुत्व, यहाँ आप इशारा समझ रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यह चैप्टर जो है किसकी बात कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसकी बात कर रहे हैं। और यह जो है कैसे रही है, एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा, उसके पीछे क्या कारण रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश जो है स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, उस आज़ादी के समय से ही जो है वह कांग्रेस विभिन्न प्रकार के संघर्षों के साथ जो है वह आज़ादी दिलाने में वह कार्यरत रही है ना। और यहाँ देखिए आपको जो है एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब 51-52 में इलेक्शंस हुआ है, तो देखिए जितना पीले कलर के जो आपको दिख रहे हैं इस मैप में, वह सारे जो है कांग्रेस शासित प्रदेश रहे हैं। और यहाँ पर मात्र आपको एक छोटा सा प्रदेश जो है वह केरल, वहाँ पर इसके अगेंस्ट में सरकार बनी थी। और जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं कि वह विशेष उस समय हम लोग के समक्ष वह हम लोग के साथ शामिल नहीं था। ठीक है, वहां पर इलेक्शंस उस समय नहीं हुए थे। देखिए यहाँ पर उसी को शॉर्ट में करके बड़ा कर करके दिखाया गया है, यहाँ पर और कोई चीजें नहीं है। आगे के 2 स्लाइड्स जो है यहाँ पर आप देख लिए। मैं आपको यह सिर्फ यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि जब 1952 में चुनाव हुए तो 489 सीटों के लिए जो है चुनाव हुए थे। कितने सीटों के लिए हुए थे? 489 के लिए। यह फैक्ट जो है आपके परीक्षा में आ सकता है कि पहला इलेक्शन जो हुआ था वह कितने सीटों पर हुआ था, तो 489 सीटों पर हुआ था। और उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वह 364 सीटें जो है वह जीत पाने में सफल हो पाया था। ठीक है, अर्थात आप देख क्या पा रहे हैं कि जो है मैक्सिमम जो है वह 90% प्लस सीटें जो है वह कांग्रेस को मिल जाती है। जबकि अगर बात करें वोट की, तो वह वोट जो है उसको उतना 90% नहीं मिलता है। ठीक है, उनको जो है मात्र 45% के आसपास में ही सीटें मिलती है। उसी प्रकार जब 1957 दूसरे आम चुनाव की बात करें तो उस समय 494 सीटों पर जो है चुनाव होता है और 371 सीटें वह लेकर के आती है। और उसी प्रकार तीसरे इलेक्शंस की बात करें, तीसरे आम चुनाव की बात करें तो 1962 में 494 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें 361 सीटें वह प्राप्त कर पाता है। अर्थात आप क्या देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो है उसका 90% प्लस सीटों पर जो है एकाधिकार आप देख पा रहे होंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि वोट जो है उनको मात्र 45% पहला बार मिला था, ठीक है ना, लेकिन जो है उनको सीट जो है वह 90% मिल गया। और कहते हैं ना कि एक दौर जो है इतिहास जो है दोहराता है किसी चीज को, ठीक है ना। तो कुछ समय ऐसे रहे हैं जहां पर कांग्रेस जो है एकाधिकार रहा है, लेकिन उसी चीज को आज जो है वह सत्ता पार्टी कैसे देखिए वह दोहरा रही है कि मात्र 37.36% वोट ला करके ही जो है 303 सीटें आज जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वह कब्जा किए हुए। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हम लोग कारण बताए थे, पढ़े भी थे। यह पूर्व की क्लास का एक स्लाइड में 11th क्लास से यहाँ पर आपको दिखा करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हमारे के यहाँ जो व्यवस्था है इलेक्शंस कराने की वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से जो है आम चुनाव होता है। और इसकी खासियत है कि जो एक वोट से भी आगे निकल गया वह विजेता कहलाता है, जो एक वोट से भी आगे आ गया वह विजेता कहलाता है। और इस केस में संभव है कि कोई व्यक्ति जो है वह एक वोट से जीता, उसको मत तो प्राप्त हुआ 20% ही, लेकिन बाकी को जो है वह 19% ही मिल गया या एक सीट कम मिल गया तो वह जीत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वह वोटों के परसेंटेज से जो है सीटों का परसेंटेज अलग होता है, यह इस तरह की संभावना होती है। और जहां तक बात है पहला इलेक्शंस की, तो उस समय जो है आपका विपक्षी जो पार्टी रही थी वह कम्युनिस्ट पार्टी, वह उसको मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि अन्य जो पार्टियां थी जैसे आपका केरल का त्रावणकोर का जो है मैं दिखाया था वहां पर अलग जो है सरकार बनी थी, कांग्रेस से अलग सरकार थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह इलेक्शंस जो है विधानसभा के इलेक्शंस भी जो है वह साथ साथ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का जो है यहाँ पर वर्णन करते हैं। हम बात किए थे ना कि जो है वह विधानसभा का भी इलेक्शन साथ साथ में हुआ है, और उस इलेक्शंस में जो है देखिए कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह कुल 126 सीटों पर जब चुनाव हुआ था तो उसको 60 सीट वह जीत पाता है। और उसमें जो अन्य जो 5 उम्मीदवारों का उनको सहयोग मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, और इस प्रकार जो है वह चुनाव जीत करके सरकार बनाने में सक्षम हो पाते हैं। और EMS नंबूद्रीपाद जो है वहाँ के लीडर रहे हैं। और आगे देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि यह इलेक्शन से जो है जीतने के बाद भी जो है वह वहाँ पर 356 जो है राष्ट्रपति शासन हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रपति के शक्ति के रूप में इसको पढ़े हैं 11th क्लास में, तो वह आप लोग जानते होंगे। इसको जो है वहाँ पर उस सरकार को आरोप लगा करके राष्ट्रपति शासन के द्वारा जो है उसको भंग कर देते हैं, और उसके विरोध में जो है वह देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी एक तस्वीर यहाँ पर लगाया हूँ ताकि आप चेहरे से भी जो है आप अवगत हो सकें, ठीक है। उसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी जो है, देखिए मैं जब संविधान आपको पढ़ाया हूँ उस समय भी बताया था कि एक दल सिर्फ उस समय नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे और भी दल थे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, चूंकि यह इसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि सारे दल जो है काफ़ी छोटे नजर आते थे, उनकी चर्चा बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन और पार्टियां थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पार्टियां नहीं थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब सोशलिस्ट पार्टी की हम लोग बात करते हैं, हाँ, लेकिन इनसे जो है प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वह भी कांग्रेस पार्टी से ही जो है वह शामिल थी, लेकिन 1934 के दरमियान जो है कुछ नेता उसके अंतर्गत जो थे वह परिवर्तन करने की मांग रखते थे, कुछ विकास जो है तेजी के साथ करने की बात करते थे। वो लोग जो है वह सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं और उनसे जो है वह चीजें अलग होकर करके वह बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है कुछ चीजें यहाँ पर और लिखाई गई है कि जो है समाजवादी पार्टी का जो है बनावट जो है कैसे बदलाव आया, उसमें जो कांग्रेस पार्टी भी है बाद में कैसे अपने आप को समाजवादी पार्टी के रूप में जो है एक घोषित करती है, और फिर जो है वह कैसे सारी चीजों में बदलाव आता है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। आज जो हम लोग पंजा छाप देखते हैं कांग्रेस का, वह शुरू से पंजा छाप वह चुनाव चिन्ह नहीं रहा है, ठीक है। यह इसमें बदलाव जो है होते रहा है, और कभी एक जो है 2 बैलों की जोड़ी भी उसकी
चुनाव चिन्ह हुआ करती रही है। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रभुत्व की बात हम लोग करें तो हम, हालांकि इसकी चर्चा मैं किया हूं आपको कि क्यों आखिर जो है प्रभुत्व क्यों बना रहा, उसका कारण रहा है कि शुरू से वह जो है हमारी स्वतंत्रता संग्राम में वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रही है, और जितने भी प्रमुख नेता जो हुए हैं वह उसी दल से बिलोंग किए हैं, उसी के आधार पर जो है वह सारी चीज़ें हमारे स्वतंत्रता में कार्य करी है, और उसी पर जो है वह सारा निर्णय दारोमदार रहा है ना। तो इसके कारण जो है वह चीज़ें उनका प्रभुत्व बनी रही है। और उसके बाद लेकिन हम लोग क्या देखते रहे हैं कि बदलाव किसी चीज़ का एक परिवर्तन जो है नियम रहा है, संसार का नियम रहा है, प्रकृति का नियम रहा है कि बदलाव तो निश्चित रूप से होना ही होना है, और वही बदलाव आज हम लोग देख पा रहे हैं। आज जो है वह उसके विपरीत सारे राज्य में, केंद्र में सरकारें हैं, और फिर इस तरह फिर इस बार बदलाव होगा, कब होगा या मैं नहीं जानता, लेकिन बदलाव निश्चित रूप से होते रहता है और इसमें बदलाव होते भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर और रफ़ी अहमद किदवई और ए.के. गोपालन से जो है वह आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। यह सारी चीज़ें जो मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और यह बेस ही जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके सहायक होगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप खुद से पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह किस प्रकार जो है वह इलेक्शंस में सहायक रहे हैं, किस प्रकार दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। तो वह एक विद्वान और बहुत बड़े जो है संविधान के संरक्षक के रूप में जो है उनको जाना जाता रहा है। ठीक है, ए.के. गोपालन जो रहे हैं वह ए.के. गोपालन वह केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, और इनके संबंध में एक केस जो है ए.के. गोपालन केस जो रहा है वह इन्हीं के नाम पे आया है। वह आप मूल अधिकार जब पढ़ाए थे आपको 11th क्लास में, वह सारी चीज़ें उसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह कैसे कार्य करती रही है और आज भी यह जिंदा रही है, नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती है। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन, तो यह मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जो है वह शामिल हुई थी। ठीक है ना, यह इनका जो है वह आप देखिए यहाँ पर एक उसकी तस्वीर लगा करके आपको उससे परिचय कराने का कार्य किया जा रहा है। ये इधर उसका जो है इलेक्शन से जो चुनाव चिन्ह है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनसंघ से, उसकी बात करते हैं। और यह भाजपा से जो आज हम लोग प्रेजेंट में जान रहे हैं उसको जो है वह इसी का जो है एक आधार रही है। ठीक है ना, और जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे, बीए एमए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो आपको दीनदयाल उपाध्याय का एक स्पेशल थिंकर के रूप में जो है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में आपको पढ़ने के लिए आएगा, उनके विचारों को पढ़ने के लिए आएगा कि उनका कैसा विचार था, वह किस तरह से जो है भारतीय पॉलिटिक्स को जो है वह बनाने की ओर ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो जनसंघ का जो है यहाँ पर आप चुनाव चिन्ह देख सकते हैं, और उनके इधर तरफ जो है आपको दिया हो गया है उनके जो संबंधित मुख्य जो है फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, अब विपक्षी पार्टियों का उद्भव जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखें, विपक्ष की क्या आवश्यकता है, क्या बिना विपक्ष के जो है सरकार नहीं चल सकती है? तो नहीं चल सकती है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं हो, अगर एक आलोचना करने वाला नहीं हो किसी कार्य के, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि वह जो है वह कार्य करने में सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है? क्योंकि अगला को यह डर होना चाहिए कि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमारी आलोचना करने वाला, जनता के बीच में घसीट के लाने वाला कोई खड़ा है, और यही काम जो है वह विपक्ष की पार्टी जो है वह करती है। जब एक दौर का प्रभुत्व चला था, हम लोग 3 इलेक्शंस का यहाँ पर जिक्र किए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि 90% प्लस सीटें जो है वह एक ही पार्टी को मिलती रही है। और मैं आपको दिखाया था कि मैक्सिमम जो सरकारें रही थी वह एक ही दल की सरकार जो है पूरे भारत में थी। तो वैसी स्थिति में जब कोई बोलने वाला नहीं है तो वह तानाशाह है, जैसा मन है वो कर रहा है। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि वह तानाशाही था, लेकिन इस तरह की चीजें होती है। जब कोई बोलने वाला नहीं है तो अपनी मर्जी से जो कार्य है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जब 1977-70 के दशक में हम लोग चलते हैं तो धीरे धीरे जो है उसकी वोटों की संख्या, सीटों की संख्या जो है वह कमना शुरू होती है, और वहाँ पर जो है
कोलिशन के जरिए, एक समझौता के जरिए जो है काफ़ी लोगों का, काफ़ी दलों का मिल करके जो है वह गठबंधन की सरकार बनना शुरू होती है। जब पहली बार कांग्रेस में परिवर्तन होता है, जब गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जब आपके मोरारजी देसाई आते हैं सत्ता में, तब उसको बाद जो है चीज़ें बदलनी शुरू होती है। उसके पहले जो है स्थिति सारा एक पार्टी का ही जो है उस पर अधिकार होता है। और यहाँ पर एक देखिए तस्वीर जो है लगा करके मैं दिखाया हूँ कि जो है वह कैसे विपक्षी पार्टी जो होती है वह ऊपर जो है देखिए नेहरू जी की सरकारी पूरी कैबिनेट टीम ऊपर पेड़ पर बैठी हुई है और नीचे जो है वह पेड़ को जो है गिराने का प्रयास कर रहा है, अर्थात सरकार को जो है गिराने का प्रयास जो है विपक्षी पार्टी करती है। ठीक है, तो यह चीज़ें जो है आप वर्तमान समय में भी आप देख पाएंगे। जरा सी गलती कोई गवर्नमेंट करती है, विपक्षी पार्टी उस पर क्वेश्चंस जो है करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी की बात की गई है। हालांकि इन सब चीज़ों से आपको बहुत कम प्रश्न मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यह कुछ चीज़ें मैं पहले भी बताया था कि कुछ स्लाइड्स मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, जो मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, वह आपको खुद पढ़ना है। आप स्टडी मटेरियल्स के रूप में वह मैं इसमें आपको दे रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कैबिनेट जो उस समय हुआ करती थी उसकी तस्वीर लगा करके आपको उससे अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन से जो लोग हैं इसमें शामिल हैं। देखिए यहाँ पर आपके पहले प्रधानमंत्री खड़े हैं, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हैं, उसके बाद यहाँ पर पटेल हैं, आप पीछे अंबेडकर जी हैं, है ना। तो यहाँ पर सारे का नाम जो है वह लिखा हुआ है, आप बाद में खुद से जो है इसको आप पढ़ लेंगे। क्यों यह चीज़ें बताई गई है? ताकि आपको यह भान रहे, ज्ञान रहे कि कौन कौन से जो लोग थे इम्पोर्टेंट वह उस समय के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो हम अब निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और निष्कर्ष के रूप में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज़ें कहूँगा कि समय परिवर्तनशील है। जिस प्रकार एक दल की सरकार जो है शुरू से हम लोग देखते आए हैं, आज दूसरे दलों की सरकार जो है सामने चली आ रही है ना, और फिर इसमें बदलाव आएगा। हम इसी उम्मीद के साथ जो है आगे बने रहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किन किन प्रश्नों को जो है हम लोग आज MCQs के माध्यम से गृह कार्य के रूप में मैं आपको दिया हूं। हालांकि आज मैं पहला चूंकि क्लास है तो मैं यहां पर आपको रेड कलर से उसका आंसर करके आपको बताया हूं, लेकिन मैं आपको क्या बताया था शुरू में कि इससे संबंधित एक क्यूज जो है क्यूज 1 वो आपको अपलोड किया जाएगा क्लास होने के बाद। आप अपनी समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार जो है उसको सॉल्व करेंगे और अपने असेसमेंट आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना सही कर पाया। और इस तरह की क्यूज आपको प्रतिदिन जो है, अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो छोड़ करके, अदरवाइज अन्यथा आपको सारे दिन जो है वह क्यूज आपको मिलेगा। क्यूज सेक्शन एक अलग तैयार होगा, उसमें आपको सारा क्यूज जो है हर सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। अगर सब सब्जेक्ट का मिले ना मिले, पॉलिटिकल साइंस का आपको जरूर मिलते रहेगा। तो आप टिल एग्जामिनेशन हम लोग के साथ बने रहे। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन आप बनाने में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। चलिए तो देखते हैं पहला जो है आज का क्वेश्चन जो है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको दिख पा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है यह दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था। तो जब नेहरू जी का डेथ हो जाता है तो कौन उनके प्रधानमंत्री उनकी जगह पर बनते हैं, तो वह फिर लाल बहादुर शास्त्री ही वह पद संभालते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 1992 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। अभी हम लोग इतनी देर से जो बात कर रहे थे वह किस पार्टी की बात कर रहे थे, वह कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो स्वाभाविक से इसका आंसर जो होगा वह कांग्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न जो है वह किस भारतीय राजनीति दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में भी जाना जाता है, तो वह कांग्रेस पार्टी ही जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया है। कांग्रेस सिस्टम जो है वह कौन बोलते हैं, वह रजनी
कोठारी बोलते हैं। और रजनी कोठारी आपके लिए भले यह नाम जो है वह नया लगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षा में जाएंगे तो रजनी कोठारी को बिना पढ़े आपको जो है वह काम पूरा नहीं होगा। हर जगह यह आपको दिखेगा, ऑप्शन में हर जगह दिखेगा आपको, इसका बुक आएगा आपको पढ़ने के लिए। तो यह इंपॉर्टेंट नेम है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर गृह कार्य के रूप में लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको दिया हूँ। ये सारे प्रश्न जो है आप बना करके हम लोग को जो है पर्सनली भी भेज सकते हैं, आप चेक करा सकते हैं और अपने प्रैक्टिस के लिए जो है वह चीज़ें अपने घर पर भी आप निश्चित समय में तैयारी कर सकते हैं। जैसे सार्वभौम मताधिकार से आप क्या समझते हैं? यह बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सार्वभौम मताधिकार किसको बोलते हैं? 11th की जो कक्षा हुई है उसमें भी मैं आपको बताया हूं कि जब सारे लोगों को एक समान बिना किसी भेदभाव के अधिकार दिया जाता है मतदान करने का, वह सार्वभौम मताधिकार है। इसको खूब आसानी से आप लिख सकते हैं। मतदान के विभिन्न तरीके के नाम लिखे। यह आप हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इलेक्शन होता है और फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो FPTP हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं उसके तहत इलेक्शन होता है। तो उसके भी जो है आप नाम लिखेंगे, केवल इतना ही इसमें कार्य है। एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? यह सारी चीज़ें जो है वह शॉर्ट आंसर के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और शॉर्ट आंसर के रूप में आप केवल, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ क्वेश्चंस टू द पॉइंट लिखा करें। टू दी पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आप बहुत ही संक्षिप्त लिखेंगे, आपके पास जो है उसको डेकोरेट करने का जो है आपके पास मौका मिलेगा। मैं कई बार ऐसा देखा हूं कि जो बच्चे बात बनाने लगते हैं, राम की बात हो रही है, गीता की बात करने लगते हैं, सीता की बात करने लगते हैं, तो वहां पर आपको एग्जामिनर जो होता है वह जानता है कि कहाँ इवेल्युएशन जो टीचर करते हैं वह पता होता है उनको, वह इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपकी कॉपी देखते ही पता चल जाता है उनको कि वह बच्चा किस लायक है। वह भाप लेते हैं कि बच्चा बात बना रहा है या टू द पॉइंट लिख रहा है। तो आप प्रयास करेंगे कि टू द पॉइंट लिखें, कम लिखें, उसे डोकरेट करके लिखें, हाईलाइट करा के लिखें। मैं आपको अपने हैंड से जो है लिख करके आपको आने वाले जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि किस प्रकार जो है वह आंसर्स लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग प्रश्न के रूप में जो है यहाँ पर शामिल किया गया है, कांग्रेस के प्रभुत्व पर एक निबंध लिखना है और आगे के 3 जो प्रश्न है उसको आप इसी प्रकार लिख करके जो है प्रैक्टिस अपने लिए घर पे करेंगे। तो ठीक है, यही थी आज की कक्षा। आई होप कि आपको यह सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हम लोग के गया गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ करके हम लोग से सवाल, अपने जो दुविधा है उसको दूर कर सकते हैं। और लगातार मैं आप लोग से बार बार निवेदन करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुटे रहें, एग्जामिनेशन तक जरूर जुटे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस चीज़ों को, ताकि जो है सिर्फ आप तक ही सारे वह लाभ न मिले, दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। दूसरे जिलों में पहुंचाइए, दूसरे राज्य में पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे कार्य का लाभ जो है वह सब तक पहुंचता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।